नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख आक्रमणकारी था। और मध्यकालीन भारत में हम देखें तो तुर्कों के आक्रमण महमूद गजनवी से ही प्रारंभ होते हैं। और महमूद गजनवी के बाद हम देखें मोहम्मद गोरी, जिसने कि भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत पर अपने राज्यों को स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम देखें तो गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर लोदी वंश और अनेक राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। उन राजवंशों में सबसे प्रमुख था मुगल वंश। तो इन सब के समय में हम देखें तो भारत में तुर्कों और अफ़गानों ने और मुग़लों ने भारत के संपूर्ण राज्यों पर अधिकार किया, साम्राज्य स्थापित किया, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। इसके अलावा भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन हुआ। तो मध्यकालीन इतिहास भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन और विभिन्न क्षेत्रों पर उसके प्रभाव को भी दृष्टिगत रखता है। तो इसके अंतर्गत आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले महमूद गजनवी, जिसका कि समय हम देखें लगभग 998 में वो शासक बना और 1030 तक वो शासक रहा। महमूद गजनवी का जो जन्म है वो 1 नवंबर 971 में हुआ था। उसे सभी प्रकार की सैनिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह 998 ईस्वी में शासक बना। उसने गजनी, खुरासान, बुखारा, गौर आदि के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने पहली बार हम देखें तो सुल्तान की उपाधि धारण की। वह पहला मुस्लिम था जो कि सुल्तान की उपाधि से सुशोभित था। उससे पहले जितने भी शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, वो अमीर कहलाते थे। तो सुल्तान की उपाधि से ही उसका जो शक्ति है उससे हमें उसकी शक्ति का हमें पता चलता है। अब भारत में उसके जो आक्रमण थे, उन आक्रमणों के क्या कारण थे, किन वजह से या किन उद्देश्यों से उसने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले हम देखें तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का सबसे प्रमुख कारण था भारत की धन संपत्ति को प्राप्त करना। जिस समय उसने भारत पर आक्रमण किए, भारत आर्थिक दृष्टि से शक्ति संपन्न था, धन धान्य से परिपूर्ण था। तो ऐसी स्थिति में इस कारण को अधिकतर सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है और कि ये उसका प्रमुख कारण था। वह अपने जो उसका राज्य का जो हम कहें उसकी जो राजधानी थी गजनी, उस गजनी को वह शक्तिशाली और ऐश्वर्यपूर्ण बनाना चाहता था और अपने विशाल धन से वो अपनी विशाल जो सेना है उसको संगठित करना चाहता था। इन सभी कारणों से उसने भारत की धन संपत्ति को लूटने का प्रयास किया। तो सबसे पहला कारण था भारत की धन संपदा को प्राप्त करना। दूसरा कारण था उसका भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वो तुर्की मुस्लिम शासक है। भारत उस समय बहुसंख्यक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो ऐसी स्थिति में वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। तो दूसरा उसका प्रमुख कारण था इस्लाम का प्रचार करना। उसके दरबार के इतिहासकार उतवी ने उसके आक्रमणों को जिहाद अर्थात धर्म की रक्षा के लिए किए गए युद्ध को माना है। उसका उद्देश्य इस्लाम के प्रचार के साथ साथ भारत की जो मूर्ति पूजा है उसको भी समाप्त करना। और इसके हमें उसके आक्रमणों में इसके उद्देश्य को दिखाई देते हैं कि उसने कई जगहों पर, जैसे सोमनाथ के मंदिर हैं, वहाँ में ज्योतिर्लिंग को तोड़ा है, मूर्तियों को तोड़ा है। इसी प्रकार से मथुरा में है, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को अपमानित किया। तो इस्लाम का प्रचार करना उसका एक प्रमुख कारण था। तीसरा जो उसका प्रमुख कारण था, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हिंदू राज्य को नष्ट करना। गजनी और भारत के बीच में पड़ोस में हिंदू राज्य था और ये यहाँ पर हिंदू शाही राजवंश लंबे समय से चला आ रहा था। और महमूद गजनवी से भी हम देखें उसके पूर्वजों और हिंदू शाही के राज्यों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। तो ये उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था कि इस बीच की कड़ी को उसको समाप्त करना, जिससे कि वो भारत में आसानी से आ जा
सके और भारत में इस्लाम का प्रचार कर सके। तो तीसरा उसका प्रमुख कारण है पड़ोस के हिंदू राज्य को समाप्त करना। उसके बाद अगला कारण हम देखें वो है साम्राज्य विस्तार करना। वो एक शक्तिशाली शासक है और जो उसको राज्य प्राप्त हुआ था गजनी का वो बहुत छोटा था, तो छोटे से राज्य से वो संतुष्ट नहीं था। इस कारण से उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारत पर आक्रमण किए और उस समय भारत की स्थिति भी उस समय के अनुकूल थी। भारत अनेक छोटे राज्यों में विभाजित था जिस कारण से वह आसानी से भारतीय राज्यों को जीत सकता था। तो उसका एक और प्रमुख कारण है भारत पर आक्रमण करने का कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और उसमें हम देखते हैं वो सफल भी रहता है। अब भारत पर जब उसने ये उसके उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो अब अगला हम करेंगे कि भारत में उसके समय में भारत की स्थिति किस प्रकार की थी। तो हम देखें सबसे पहले कि भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उनमें एकता का अभाव था जिसके कारण वे विदेशी किसी भी शत्रु का मिलकर सामना नहीं कर सकते थे। गजनी के पड़ोस में हिंदूशाही राज्य था, सिंध और मुल्तान में अरबों का शासन था, कन्नौज में प्रतिहारों का, बंगाल में पाल और सैन वंश का शासन था। इसी प्रकार से हम देखें तो मालवा में परमार वंश का शासन था। दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्य थे और पूरा भारत एक तरह से छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों में किसी भी प्रकार से एकता नहीं थी। इस सामाजिक रूप से हम देखें तो समाज अनेक जातियों में विभक्त था, जातियां भी अनेक उपजातियों में विभक्त थी और समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह और अनेक बुराइयों के साथ साथ समाज में एकता का अभाव था। इसी प्रकार से धार्मिक रूप से हम देखें तो अनेक धर्मों भारत में प्रचलित थे, धर्मों का नैतिक पतन हो चुका था। सैनिक दृष्टि से हम देखें तो भारत में कोई सुधार नहीं हुआ था, प्राचीन काल की सैनिक व्यवस्था ही चली रही थी। सीमांत क्षेत्रों के प्रति कोई नीति नहीं थी, उनकी सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः हम देखें कि उपरोक्त कमियों के होते हुए भी भारत आर्थिक रूप से धन संपन्न था, व्यापार उन्नत था। यही आर्थिक संपन्नता विदेशी आक्रमणकारियों के लिए लालच का कारण बनी। तो महमूद के समय भारत की स्थिति उसके अनुकूल थी जिसके कारण वो आसानी से भारत पर आक्रमण कर सकता था और विजय प्राप्त कर सकता था। महमूद ने लगभग हम कहें 17 बार उसने आक्रमण किए और उत्तरी भारत को जीतने में वह सफल रहा, लेकिन उसके आक्रमण स्थायी सिद्ध नहीं हुए क्योंकि उसने जीते हुए राज्यों में कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था या अपने प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए। धन्यवाद।